हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। इंसेंटिव क्या है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करता है। इंसेंटिव्स मीन्स ऑल मेजर विच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इंसेंटिव्स वो है जो परफॉर्मेंस को बेटर बनाने में हेल्प प्रोवाइड करता है। मेजर्स विच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल, ये एम्प्लॉयज को, पीपल को, वर्कर को इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। एक ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं। बट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वो आते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज कहलाते हैं। नो मैटर कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका रिलीजन क्या है, उनका कास्ट क्या है, बट द थिंग इज कि जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, उस पर वो कंसंट्रेट करके काम करते हैं, अपना पूरा कंसंट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के कामों पर लगाते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम जब वही एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपना समय बिताता है और एक लंबे समय के बाद जब वो उसी काम को कंटिन्यू करता रहता है तो हो सकता है लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण, या एक काम को वो लंबे समय से करता आ रहा है तो वो बोर हो गया है। तो इसके लिए हम लोग उसको कैसे इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि जब एक एम्प्लॉय फ्रेश होता है, नया होता है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो पूरे अपने एनर्जी के साथ वहाँ पर काम करता है, वो पूरे इंफॉर्मेशन और पूरे स्किल के साथ वहाँ पर अपने कामों को दूसरों को दिखाता है कि मैं इतना कैपेबल हूँ, मेरे अंदर इतना एबिलिटी है कि मैं इन सारे कामों को ईजिली कर सकता हूँ। लेकिन जब वही एम्प्लॉय थोड़ा टाइम बिताता है उस ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा जो एक अपना एनर्जी है उसको थोड़ा लूज करता चला जाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो उसका परफॉर्मेंस है, जितना वो पहले बेस्ट दे रहा था अब उतना बेस्ट नहीं है, तो उसके परफॉर्मेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा करके। इंसेंटिव जो है वो मोटिवेशन का एक पार्ट मान लेते हैं उसे हम, या मोटिवेशन का एक कंपोनेंट मान लेते हैं हम, कि मोटिवेशन या मोटिवेट अगर हम अपने एम्प्लॉय को कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। इंसेंटिव प्रोवाइड करवा करके कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा करके कर सकते हैं। तो इंसेंटिव हम दो तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक होगा फाइनेंशियल और दूसरा होगा नॉन फाइनेंशियल। हम किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे या फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे तब जाकर के हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, हम पैसे के माध्यम से नहीं, हम किसी और तरीके से अपने एम्प्लॉय को या अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। जब तक हमारे एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होंगे, उनके अंदर जज्बा नहीं होगा काम करने का, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर एक व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ को करने की इच्छा नहीं है या उसके अंदर डिज़ायर नहीं है तो वो व्यक्ति ना खुद अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएगा और ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा वो कर पाएगा। एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं तो उन 50 स्टूडेंट्स में कोई स्टूडेंट तो ऐसा होगा जो सोचता होगा कि मुझे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन अगर उन्हीं में से कोई स्टूडेंट हो जो ये सोचे कि मैं कुछ लिखूं या नहीं लिखूं या पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, लेकिन मार्क्स आया तो ठीक, नहीं आया तो ओके, मतलब अंदर से कोई डिज़ायर नहीं है, अंदर से कोई फीलिंग नहीं है, कुछ उसको बेटर करने की इच्छा नहीं है, तो लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण ये हो सकता है। अगर टीचर उसको टाइम टू टाइम इनकरेज करे या टाइम टू टाइम उसे मोटिवेट करे तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स जिसके अंदर कोई डिज़ायर नहीं है या अच्छा मार्क्स लाने की कोई इच्छा नहीं है वो भी स्टूडेंट्स और मेहनत कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मोटिवेशन।
ये मोटिवेशन के कारण ही संभव होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी पूरा करने आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम करने आ रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, बाकी सब वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए जुड़ते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कर पाए। ओके, वो बहुत सारी नीड्स को पूरा कर पाए। तो नीड्स तभी पूरा होगा जब उन्हें टाइमली सैलरी मिलेगा, नीड्स तभी पूरा होगा जब वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना परफॉर्मेंस बेटर करेंगे। तो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है या बिजनेस जो है या फर्म जो है वो टाइम टू टाइम उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाता है। और इंसेंटिव एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। अगर हमें थोड़ा लो फील हो रहा है या हम थकावट फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं, तो अगर हमको एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं या कुछ खा लेते हैं या कुछ पी लेते हैं तो एनर्जी आ जाता है और हम अपना काम कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हेल्थ के कारण या जो हमारा एनर्जी लो है उसके कारण हमारे काम पर कोई असर पड़े या हमारा काम कोई खराब हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम खाते पीते रहते हैं। उसी प्रकार इंसेंटिव जो है वो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। हम समय टू समय मतलब टाइम टू टाइम हम अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते रहते हैं कि वो अपने परफॉर्मेंस को और बेटर कर पाए। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छे से चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हाउस है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ओके, जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहा है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लोगों के बीच में या एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई उन्हें इनकरेज नहीं कर रहा है, कोई उन्हें मोटिवेट नहीं कर रहा है, कोई उनको इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्या वो उसी काम को लंबे समय से करेंगे फुल एनर्जी के साथ? बिल्कुल नहीं। वो काम कर देंगे लेकिन उतना परफेक्शन के साथ शायद नहीं करे जितना करना चाहिए, है ना, उतना एक्यूरेसी के साथ वो नहीं करे जितना उन्हें करना चाहिए। तो वो तभी कर पाएंगे जब उन्हें प्रोडक्शन पर या फॉर एग्जांपल अगर मैनेजर बोल दे कि आपका अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छे से प्रोड्यूस किया, आपने रॉ मटेरियल कम से कम वेस्ट किया, तो इसके बदले में आपको अच्छा कुछ मिलेगा या इसके बदले में आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। अगर हम इस तरीके से अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करेंगे तभी वो एम्प्लॉय जो है वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करेगा। और हमेशा याद रखना कि एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस होगा, जितने भी वर्कर हैं जितना वो काम परफॉर्म करेंगे उनके परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ तक हमें रीच करना है, लेकिन यहाँ तक वो बॉस अकेले रीच नहीं कर सकता। जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उसके, वो उनके हेल्प के द्वारा ही यहाँ तक रीच करेगा। अब बॉस है तो वो खुद तो प्रोडक्शन करने नहीं जाएगा, वो खुद तो मार्केटिंग करने नहीं जा रहा है, वो खुद तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालने नहीं जा रहा है, वो केवल सुपरवाइज कर रहा है, चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहा है और टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज कर रहा है। अगर वो ये भी नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक रीच नहीं कर पाए। तो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक रीच करने के लिए। ओके, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक विद इन अ टाइम रीच कर जाए। जो टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने बनाया है कि हमें एक साल में इतना टर्नओवर तक रीच करना है या इस तक हमको या इतना प्रोडक्ट हमें मार्केट में सेल आउट करना है, अगर वो चाहे तो एम्प्लॉय परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय अपना लो एनर्जी दिखा रहे हैं, लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता है या वो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय जो हैं वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता है।
हमारे पास पैसा है, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिया, हमारे पास पैसा था तो हमने हेवी मशीनरी परचेस कर लिया, अब हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी है, हेवी मशीन्स है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए अगर हमारे पास टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ्स नहीं है या वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है या वो स्टाफ नहीं है जो किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लायक हो या वो व्यक्ति जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके वहां तक रीच कर सकता हो, अगर वैसे एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो ये संभव है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करे मार्केट में, या कर भी रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कि हमारा लॉस में जा रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर। The first point we have is financial incentives. Okay, it refers to incentives which are measures. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव है जिसको मेजर किया जाता है या मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। ओके, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। ओके, which are measurable in monetary terms and serve to motivate people for better performance। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हम अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर्स को, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उनका परफॉर्मेंस हो वो बेटर परफॉर्मेंस हो। अगर हम फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसका मूल्यांकन हम मॉनेटरी टर्म्स में कर सकते हैं, और ये इसीलिए करते हैं कि हम उनके परफॉर्मेंस को बेटर बना पाए। चाहे हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं या हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं, दोनों का जो इंटेंशन होता है वो केवल यही होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ वो अपना बेस्ट या बेटर परफॉर्मेंस दे ऑर्गेनाइजेशन को। ये बिल्कुल ही अलग बात है कि हम किसी एक डिपार्टमेंट्स पर फोकस करें। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है। जितने भी डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं वो सारा कुछ इससे रिलेट करके हम बात कर रहे हैं। बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ये बिल्कुल नहीं है कि केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही देगा, उसको भी देना है, साथ में मार्केटिंग को भी देना है ना। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, गुड्स को सेल अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना ही अच्छा क्यों नहीं कर ले। लेकिन अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या वो अपने कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को समझा नहीं पा रहे हैं। अगर कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में जानेगा नहीं, प्रोडक्ट के बारे में समझेगा नहीं, तो वो उसे कैसे कंज्यूम करेगा। तो कंजम्पशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने। हम केवल ये बोल दें कि ये सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, अगर वो ये करता तो ये होता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम करके दे दिया, अब यहाँ पर जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रोल प्ले होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये बताएगा कि मैं भी कुछ करने वाला हूँ और मेरे एफर्ट से भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। वो केवल डिपेंड हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करवा करके। ओके, तो ये था फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अगर हम फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकते हैं तो वो कितने टाइप्स में दे सकते हैं? हम किसी एक टाइप को पकड़ लेंगे और वही केवल हर एम्प्लॉय को देंगे तो वो भी फॉर अ टाइम बिंग कुछ समय तक चलेगा, बाकी फिर वही हो जाएगा लो एनर्जी। तो फिर से एनर्जी बूस्टर दिलाने के लिए हमें कुछ और माध्यम ढूंढना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो हम टाइप्स डिस्कस करेंगे इसमें आएगा
हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज पे एंड अलाउंस। फॉर एवरी एम्प्लॉय वर्कर सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। ओके, जो फर्स्ट इंसेंटिव है बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज को मिलता है या वर्कर्स को मिलता है या जिस पे वो डिपेंड करते हैं वो है सैलरी। ओके, ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया और नंबर ऑफ पोजीशन को वेरीफाई किया गया। ओके, हमने डिटरमाइन कर लिया कि दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन एंड इतने इतने नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन है जो हमें सुटेबल कैंडिडेट से इसे फिलअप करने हैं। तो सुटेबल कैंडिडेट्स से अगर हम लोग फिलअप कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमें उन्हें कंपनसेशन अमाउंट देना होगा। अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें भी तो काम के बदले उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करना होगा, और वो क्या होगा, वो सैलरी होगा। ओके, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्यून है तो उसका सैलरी होगा अलग। ओके, एक कोऑर्डिनेटर है तो उसका सैलरी अलग होगा, एक सुपरवाइजर है तो उसका सैलरी अलग होगा, एक मैनेजर है तो उसका सैलरी अलग होगा। हम सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जितने लोग होते हैं या जितने वर्कर्स या एम्प्लॉयज होते हैं, हम सभी का सैलरी एज पर द पोस्ट ही हम देते हैं। जितना उनसे काम लिया जाता है, जिस पोस्ट को वो होल्ड करते हैं, उसी पोस्ट के आधार पर हम उन्हें सैलरी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से इसीलिए जुड़ रहे हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि जाकर के वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। तो बेसिक नीड्स कब उनका पूरा होगा, जब उनके पास पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है या जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको वहाँ से सैलरी मिल रहा है ना। अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो वो अपने बेसिक नीड्स को कैसे पूरा करेंगे। बहुत सारे उनके नीड्स होंगे या बहुत सारा काम उनका पेंडिंग होगा जिसको वो सैलरी के माध्यम से ही पूरा करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज पे एंड अलाउंस। फॉर एवरी एम्प्लॉय एंड वर्कर सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। अगर आपको जानना है कि आपके एम्प्लॉय कितने अच्छे हैं आपके प्रति, आप उनको चेक कर सकते हो। आप एक कंटिन्यू अगर उन्हें टाइमली आप उन्हें सैलरी पे कर रहे हो और फॉर अ टाइम बीइंग आप उनका सैलरी रोक दो, 2-3 महीना आप उनका सैलरी रोक दो और उनसे कोई आप कम्युनिकेट ना करो, तो वो आप पर आकर के बोलेंगे सर मुझे सैलरी मिलना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं आया, 3 महीना हो गया। तो नहीं मिलने के कारण जो उनका नीड्स है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, या वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए या वो उसको पूरा नहीं कर पाए। तो बेसिक नीड ही है सैलरी, या बेसिक नीड को पूरा करता है सैलरी। आप बहुत सारी फैसिलिटीज अगर अवेलेबल नहीं भी करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप टाइमली सैलरी देते हैं तो वो एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस दे सकता है अच्छा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर परफॉर्म करूंगा, मैं टाइम से ऑर्गेनाइजेशन आऊँगा, मैं टाइम से अगर फर्म में आकर के काम करूँगा तो एटलीस्ट मंथ के एंड में तो सैलरी हमको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अगर वो अपना 100% नहीं तो 90% दे रहा है या 95% दे रहा है, लेकिन फिर भी जो उसका इंटेंशन है कि मुझे सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इस तरीके से भी हम अपने एम्प्लॉय को इनकरेज या मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर बी, प्रॉफिट शेयरिंग। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग इज मेंट टू प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉयज in the profit of organization in order to motivate them। हम अपने एम्प्लॉय को दूसरे तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए में हमने देखा कि हम उन्हें हर मंथ के एंड में क्या कर रहे हैं, सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो सैलरी अगर हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं
और वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, देन आफ्टर दूसरे तरीका क्या होगा कि हम उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करें या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर रहा है प्रॉफिट, जितना वो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा अगर वो कमा रहा है, तो हो सकता है वो अपने एम्प्लॉय के साथ और शेयर करे, है ना। वो इस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ये भी बोल सकता है, या जो उसके हेड होंगे या जो उसका मैनेजर होगा वो ये भी बोल सकता है, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने टारगेट को पूरा किया, ओके, अगर आपने टारगेट को पूरा किया तो हम टारगेट को पूरा करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलेगा या जितना हम अर्न करेंगे वो हम आप लोगों के साथ बांट लेंगे या आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं तो इस तरीके से भी हम उन्हें इनकरेज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल दें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक दिन में 100 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, पहले वो केवल 70 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता था, अब हमने 30 को और बढ़ा दिया तो 100 हो गया। अगर 100 प्रोडक्ट बढ़ गया इसका मतलब मार्केट में डिमांड तो कहीं ना कहीं होगा। अगर 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया फाइन क्वालिटी के साथ, बेटर क्वालिटी के साथ, और हम ये बोल दे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसको अगर अच्छे से सेल करेगा, ओके, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट को लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर के साथ उन्हें शेयर करेगा, या लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को वो अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करेगा और अपने प्रोडक्ट को वो सेल आउट कर देगा, तो मिलने वाला जो प्रॉफिट है 70 के बाद जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करेंगे। पहले हम अर्न कर रहे थे केवल 70 प्रोडक्ट से, अब हमने 30 और इंक्रीज कर दिया तो हम 100 तक रीच कर गए। तो 30 प्रोडक्ट से जो मिलने वाला प्रॉफिट होगा वो हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। 70 प्रोडक्ट से तो पहले भी हम प्रॉफिट कमा रहे थे, ओके, जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे थे। लेकिन टारगेट अगर हमने बढ़ा दिया, 70 था पहले, फिर 30, देन टोटल 100 कर दिया। अगर ये टारगेट पूरा होता है और टारगेट को पूरा करने के बाद अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं, जो हम पैसा अर्न करेंगे हम उस पैसे को अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, उन्हें लगेगा कि मैं अगर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा तो हो सकता है कि बॉस इंप्रेस होके मुझे भी शेयर में दे दे, है ना, मुझे भी प्रॉफिट शेयर कर दे। तो इस प्रकार हर इंडिविजुअल, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा हो, वो अपना 100% परफॉर्मेंस देगा। वो खुद का जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे इंप्रूव करने का प्रयास करेगा, क्योंकि अगर आपको सैलरी से ज़्यादा पैसे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बोनस। पॉइंट नंबर सी, बोनस इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरी। बोनस जो है वो इंसेंटिव है जहां पर हम अपने एम्प्लॉय को वेजेस या सैलरी से ऊपर देते हैं फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को, तो उसके बदले में हम उसे सैलरी देते, लेकिन सैलरी के अलावा, वेजेस के अलावा हम जो इंसेंटिव देते हैं हम उन्हें बोनस में काउंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे जो हमारा फेस्टिवल होता है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सैलरी के अलावा, सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा और दिया जाता है कि ये आपका बोनस है, ये फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको तो सैलरी है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सैलरी के अलावा अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप उसके अच्छे एम्प्लॉय होंगे। वो क्यों दे रहा है, क्योंकि आपके कारण उसने प्रॉफिट कमाया होगा। वो इसीलिए दे रहा है कि आप उसके ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक बने रहें,
वो ये भी सोच सकता है कि अगर ये मेरा एम्प्लॉय हमसे खुश नहीं होगा तो वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेगा, जो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिमेरिट का काम करेगा। तो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट और इनकरेज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। ओके, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। ये बोलता है इन दिस द पेमेंट ऑफ वेजेस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, दिस इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करे, उनके अंदर जो क्षमता है हम उनको फुल्ली यूटिलाइज करें या हम उसका ऑप्टिमम तरीके से यूज करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ये तभी संभव होगा जब हम उन्हें ये बोले कि आपका जितना प्रोडक्टिविटी रहेगा या आप जितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे हम उसके आधार पर आपको पैसा देंगे। तो इस कारण क्या होगा कि बेटर प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो हमारा सेल भी तो इंक्रीज हो रहा है। हम ये भी बोल दें कि प्रोडक्ट फाइन क्वालिटी का होना चाहिए, इतने टाइम के अंदर हमें प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ हम किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि वो जो एम्प्लॉय हो वो ये बात सुन करके ज़्यादा प्रोड्यूस करे, उसका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो उसको बढ़ा देगा, तो वो तो प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा, साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी कमाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चीज़ जानता है कि मेरा मार्केट में डिमांड है लेकिन मैंने थोड़ा और इस चीज़ को अपने फेवर में करने के लिए कोशिश किया, तो हो सकता है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय के को इंसेंटिव प्रोवाइड करवा सकते हैं थ्रू प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स के माध्यम से। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर ई, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। ओके, अंडर दिस इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर गिवन एन ऑप्शन। एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑप्शन दिया जाता है या ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टू बाय द कंपनी शेयर, वो कंपनी के शेयर को परचेस कर ले। हमने बताया था, पढ़ा था कि जो व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर को खरीदता है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है ना। तो अगर हमारे एम्प्लॉय हमारे कंपनी के शेयर को परचेस करेंगे तो उससे उनको बेनिफिट होगा। टू बाय द कंपनी शेयर एट द सेट प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। हम इस तरीके से भी अपने कंपनी के वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं कि आप आइए, आप आकर के हमारे कंपनी के शेयर खरीदिए, मैं आपको सबसे लो प्राइस में शेयर अवेलेबल कराऊंगा, आपको जो मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है मैं उससे कम में आपको दूंगा। तो हम इस तरीके से भी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को इनकरेज कर सकते हैं, तभी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तभी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे, है ना। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर एफ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर द बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट वो बेनिफिट है रिसीव्ड एदर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब हमें रिटायरमेंट के समय ही वो फैसिलिटी मिल जाए, और आफ्टरवर्ड या कुछ समय बाद। रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो बेनिफिट है कि जब को एक इंडिविजुअल रिटायर करता है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाती है, या रिटायरमेंट के कुछ समय के बाद, सच एज प्रोविडेंट फंड, ओके, पेंशन, ग्रेच्युटी, these provide financial security to employees after their retirement। अगर हम अपने एम्प्लॉय को पेंशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो पेंशन फैसिलिटी क्या है, वो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 30 साल तक काम किया, ओके, जब वो काम कर रहा था तब हम उसे काम के बदले सैलरी दे रहे थे, अब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो गया है, ओके, अब हम उसे पेंशन दे रहे हैं।
तो जितना सर्विस उसने प्रोवाइड किया उसके बदले में आज हम उसे पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने एम्प्लॉय को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कि वो अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय ना कर ले या वो अपने फ्यूचर को खराब नहीं कर ले। उसने अगर 30 साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दिया है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक इंटेंशन होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। ओके, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज perquisites. In many companies, perquisites benefits are offered such as car allowance, housing, medical, education to the children over and above the salary. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको रहने के लिए घर प्रोवाइड करवाता है। ओके, उनको अगर कोई हेल्थ इशू है तो मेडिकल एड या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, और उनके बच्चों के लिए, उनके चिल्ड्रंस के लिए वो एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, जो केवल उन्हें सैलरी नहीं देते, बोनस नहीं देते, ओके, साथ में साथ वो उन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाते हैं जिनसे उनकी फैमिली और उनके बच्चे दोनों ओके ही एक सेफ प्लेस पर अवेलेबल हो और उसके कारण जो उनका एम्प्लॉय है वो अपना 100% परफॉर्म करे। अगर हम अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हेल्थ इशू के कारण मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, या कभी फ्यूचर में होगा तो उसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बच्चों के लिए हम लोग एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय जो होगा वो अपना 100% परफॉर्मेंस देगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो इस चीज़ों से फ्री हो गया है। हमारा जो बेसिक नीड है, शेल्टर यानी हाउस, फूड, मेडिकल या एजुकेशन जो हम अपने बच्चों को दिलवाना चाहते हैं, तो अगर इन सारी चीज़ों से की फैसिलिटी को वो यूज़ कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो टेंशन फ्री हो जाएगा और वो अपना 100% परफॉर्म करेगा। तो इस वीडियो में आज हम लोगों ने डिस्कस किया फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसमें हम लोगों ने पे अलाउंस डिस्कस किया, प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट शेयरिंग, है ना, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो इन सारी इंसेंटिव्स के साथ हम अपने एम्प्लॉय को फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू।